नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। डीडी बिहार पे आज हमारी ये ख़ास पेशकश जिसमें हम बात करते हैं ये कार्यक्रम पहुंच तकनीक की, और तकनीक से जुड़ी सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के विषय में। तो मौसम एवं जलवायु परिवर्तन एक खास विषय है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रधान पार्थ सारथी, हेड Department of Environmental Science, Central University of South Bihar, Gaya, and President Indian Meteorological Society, बिहार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक प्रतिभागी भी मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सुमति, और ये भी आज हमारे विशेषज्ञ से एक सवाल पूछेंगी। और साथ ही हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जिसका मतलब अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 तो आइए बात करते हैं मौसम के बारे में, बात करते हैं जलवायु के बारे में और जानते हैं इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि किस तरह लाइटनिंग के वजह से बहुत से कैजुअलिटीज़ हुए हैं और इसके वजह से बहुत से लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम हर अगले दिन ये खबर देखते हैं कि लाइटनिंग के वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसमें हम तकनीक की क्या भूमिका देखते हैं और किस तरह हम इससे पार पा सकते हैं? सर, अभी विगत 2-3 महीने के अंदर हमारे यहाँ बिहार में लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ी है जी। और अगर पिछले आप 10 साल में देखेंगे बिहार में तो लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई है। उसके कारण कैजुअलिटीज़ भी हुई है। कैजुअलिटी इस सेंस में हुई है कि जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उन्हें पता नहीं है कि जब लाइटनिंग होती है तो फील्ड में हमें नहीं जाना है या किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे मुझे नहीं रखना है। इतना अवेयरनेस उनको बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण कैजुअलिटीज़ बहुत हुई है। लाइटनिंग जो होती है अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज़्यादा होती है। मई के महीने में जब थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बनते हैं तो उनके थ्रू लाइटनिंग होती है। और लाइटनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है अभी कुछ दिनों में ज़्यादा बढ़ी है और इसके कारण लोगों का कहना है कि जो हमारे यहाँ ताड़ के पेड़ होते हैं, जैसे पाम ट्री जिसको हम कहते हैं, उनकी संख्या घट रही है। तो इसकी वजह से लाइटनिंग की भी संख्या बढ़ रही है। पाम ट्री जो होता है एक नेचुरल सोर्स होता है जो लाइटनिंग को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि पाम ट्री में नॉर्मली मॉइस्चर होता है और वो अपने को एब्जॉर्ब करता है। लोगों का कहना है कि इस तरीके के पाम ट्री की अगर हम संख्या बढ़ाते हैं तो शायद इसकी लाइटनिंग को कम किया जा सकता है। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो अभी टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है कि बिहार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों 2 प्रोग्राम लेके आए। एक दामनी करके है और एक किसी और, मैं नाम भूल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो प्रोग्राम, वो लेके आए। ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पता कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मैप है, उसमें आप पता कर सकते हैं कि 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले और 30 मिनट पहले लाइटनिंग कहाँ पे हुई है। अगर ऐसे लाइटनिंग की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो पब्लिक को हम बता सकते हैं कि आप उस एरिया में नहीं जाओ, 50 बाई 50 किलोमीटर के एरिया में, तो वहाँ पे लाइटनिंग की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप बात करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोकेशन लाइटनिंग नेटवर्क प्रोग्राम है, जिसके तहत वो करीब देश में 83 या 85 जगह पे वो लाइटनिंग सेंसर लगा रखा है। बिहार में उन्होंने 3 या 4 जगह लगाया है। हमारी यूनिवर्सिटी जहां से मैं आता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसके रूफ टॉप पे, इन्वायरमेंटल साइंस के रूफ टॉप पे उन्होंने लाइटनिंग सेंसर लगा रखे हैं और हम उनके लोकेशन लाइटनिंग जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे हम जुड़े हुए हैं। इसके थ्रू एक इंटरैक्टिव मैप होता है जो मैंने पहले बताया, 10, 20 और 30 मिनट पहले ये लाइटनिंग आप बताया कहाँ हुई है ये पता कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में लाइटनिंग किस पॉइंट लोकेशन पे होगी, इसकी अभी कोई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है। जी जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। और इसके ज़रिए लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसी विषय पे अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की, तो मौसम का पूर्वानुमान किस तरह हम टेक्नोलॉजी के उपयोग से कर सकते हैं? सर, इसके बारे में बताएं। देखिए, मौसम का पूर्वानुमान जो है पहले आज से 10 या 15 साल पहले जो था बहुत सटीक नहीं होता था, लेकिन आज से 10 साल, पिछले 10 साल, विगत 10 साल में जो टेक्नोलॉजी का जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, नए नए सॉफ्टवेयर, डेटा कलेक्शंस, कंप्यूटर मॉडल, सॉफ्टवेयर और फॉरेन के साथ जो हमारे कोलैबोरेशन है, यूएस, यूके, और डेटा का जो एक्सचेंज हो रहा है, इसके थ्रू हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है।
पहले लोग होता था कि जब बारिश की फोरकास्टिंग होती थी तो लोग छाता घर पे रख के जाते थे, कहते थे कि बारिश होगी नहीं, गलत फोरकास्ट हो रहा है। आज इतनी सटीक फोरकास्टिंग होती है बारिश की कि लगता है वहां पे बारिश अगर फोरकास्टिंग हुई है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तो बारिश होती है। अब जब आप देखेंगे साइक्लोन की जो फोरकास्टिंग होती है, प्रेडिक्शंस होता है बे ऑफ बंगाल में कि फलाने जगह फलाने एरिया में इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इस कोस्टल एरियाज में अगर ये साइक्लोन हिट करता है तो साइक्लोन सचमुच उस पोजीशन पे हिट करता है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। सैटेलाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट छोड़ा तो हम काफ़ी डेटा जो आंकड़ा है उसको इकट्ठा करके आए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंप्रूव की है। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे हम हिली एरियाज में जहां पे हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं लगाए जा सकते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे राडार लगा रहे हैं और भी बहुत डॉपलर राडार लगा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। जैसे आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये है कि अब काफी जो डिफिकल्ट एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दुर्गम पहाड़ी इलाका या दुर्गम इलाका है जहां पे मानव नहीं जा सकता है किसी चीज को डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वहां पे हम ड्रोन को भेज के जो बेसिक मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स है उसको हम कलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे वेदर फोरकास्टिंग की जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम करते हैं, जिसको हम लोग वेदर फोरकास्ट मॉडल कहते हैं, उससे उसको हम काफी इंप्रूव डे बाय डे करते जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण वेदर फोरकास्टिंग काफी इंप्रूव किया है पिछले 5-7 सालों में के अंदर। जी बिल्कुल, तो वेदर फोरकास्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बात जैसा सर आपने बताया। हम बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम फ़ोन इन लाइव है, तो अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 हमारे साथ एक प्रतिभागी भी मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सुमति। सुमति, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी सुमति सिंह है। मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करके क्या क्लाइमेट चेंज से लड़ पाना मुमकिन है? देखिए, नई टेक्नोलॉजी से हम ये सिर्फ बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस एरिया में क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत जटिल विषय है, कॉम्प्लेक्स इशू है। आजकल जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में करते हैं कि आज बारिश नहीं हुई है, कल बारिश हो गई है, क्लाइमेट चेंज का नहीं। क्लाइमेट चेंज बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का सम्मिश्रण कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है। इन सारी चीज़ों का करते क्या है, इसमें जितने आंकड़े हमारे हैं पास हैं, जितने मौसम के आंकड़े हमारे पास हैं, उसको पिछले 30 साल में किस तरीके का वहाँ पे वेदर चेंज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज जी। तो अभी जो टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप हो रही है, जितना हम डेटा इकट्ठा कर पा रहे हैं, जितना मैथमेटिकल इक्वेशन हम डेवलप कर पा रहे हैं, जितने अच्छे अच्छे कंप्यूटर हम लेके आ रहे हैं, उससे हमारे जलवायु परिवर्तन का हम सटीक प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन का अभी सटीक प्रेडिक्शन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, जिस वजह से पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या बिहार गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारी ऐसी उम्मीद है, हम करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये जितने टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो डेटा, देखिए जलवायु परिवर्तन और वेदर के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ओशियंस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, ड्रोन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, या ओशियन में एक बोए होता है उसको डालते हैं हम लोग, तो डेंसिटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं। इन सब डेटा जब कलेक्ट होते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे कलेक्ट होते हैं, वो डेटा एक दूसरे को शेयर करते हैं और ये शेयर करने के बाद फिर वेदर फोरकास्टिंग या क्लाइमेट का प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी का काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आने वाले दिनों में हम समझ सकते हैं कि क्लाइमेट प्रेडिक्शंस जो है या जलवायु परिवर्तन की बात है वो एक्यूरेट हो सकती है किसी लोकेशन पे। सर, जैसा कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज खुद में ही एक जटिल विषय है जी, तो अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में बता पाएं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैसे अलग है। सर देखिए, लैंड और ओशियन के ऊपर जो सरफेस का टेम्परेचर है उसका जब बढ़ना होता है तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी। और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है किसी जगह पे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, यदि मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के ऊपर डे बाय डे जितने चेंजेस हो रहे हैं मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझेंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड
और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका अगर 30 साल का हम एवरेज निकालते हैं बिहार के ऊपर, तो हम बोलेंगे अगर वो 30 साल का एवरेज आया, समझिए कोई वैल्यू आ गई, उसको हम उसके पहले 30 साल की वैल्यू से अगर उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। मान लीजिए पॉजिटिव हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर निगेटिव आ गई तो हम कहें कि नहीं, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल कूलिंग यहाँ पे हो रही है। जी जी। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो 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 मैम जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम सौरभ है, मैं बोल रहा हूँ छपरा से। जी अपना सवाल पूछे। सर से जानना था कि अभी तक कोई ऐसी तकनीक आई जिसमें भूकंप के बारे में पता चले कि पहले पूर्वानुमान हो सके कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी त्रासदी तो भूकंप में होती है। जी जी जी, हमारे कॉलर ये जानना चाहते हैं कि भूकंप से जो त्रासदी होती है सर, तो अर्थक्वेक को पता लगाने का कोई हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे हम पता लगा सके कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है? सर नहीं, अभी कोई इसकी टेक्नोलॉजी अभी कहीं भी डेवलप नहीं हुई है। जो सेस्मिक जोन, अगर वर्ल्ड सेस्मिक जोन की बात करें तो जापान सबसे अधिक सेंसिटिव है आपको अर्थक्वेक को लेके। तो जापान भी अभी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है कि कितनी देर पहले या कितनी देर बाद हमारे यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, इसके ऊपर अभी कोई टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं जो हम आप सब लोग जानते हैं कि जैसे पक्षियों का है बहुत ज़्यादा चहचहाना शुरू हो जाता है, जो स्नेक्स हैं, सांप हैं, अपने वो बिल से बाहर आने लगते हैं, जैसे डॉग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगते हैं, उनकी बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसके थ्रू हमको लगता है कि कुछ समय के बाद हो सकता है अर्थक्वेक हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऐसी अभी कोई डेवलप नहीं हुई है। जी जी जी। तो इसी के साथ अगर बात करें कि कृषि पे या हमारे जो किसान हैं, तो क्लाइमेट चेंज के बहुत से नुकसान हैं और इसका एक सामना हमारे किसानों को भी करना पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी ऐसी जो भी दुविधाएं या समस्याएं हमारे किसानों को झेलनी पड़ती है, सर इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किस तरह किसानों की मदद कर सकते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे बड़ी चीज़ है कि इरेटिक बिहेवियर ऑफ रेनफॉल, जो बारिश हो रही है उसका स्पेस और टाइम के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं। जैसे कुछ इलाके में बारिश हो रही है, कुछ इलाके में बारिश नहीं हो रही है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, अगर गया जहानाबाद के इलाके में देखें तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, वो भी जहानाबाद एरिया राइस बेल्ट है, ठीक है ना। अब कैमूर की आप अगर बात करते, कैमूर एक धान का कटोरा कहा जाता है, जिसको हम पहले भभुआ कहते थे, सासाराम, रोहतास, ये धान का बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे रेन शैडो जोन में आता है, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल अभी नहीं हो रही है। 2 दिन पहले मैंने बात की, वहाँ पे तो लोगों ने बताया बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो कुछ एरिया में बारिश हो रही है, कुछ एरिया में बारिश नहीं हो रही है। अब ये समय है, धान के रोपने का समय है, तो जिसकी वजह से किसानों को, छोटे जो किसान हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि छोटे किसान बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट हैं। बड़े किसान जो हैं उनके पास समरसेबुल है, बहुत सारी फैसिलिटी है जिसको कर रहे हैं। तो ये तो इसका एक पक्ष हो गया। दूसरा ये पक्ष है कि आप इरिगेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट कितना दे रही है। तो अगर आप स्मॉल इरिगेशंस की बात करें तो हमने देखा है कि अभी पिछले 5 या 7 सालों के ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया और काफ़ी काम किया है। जो इलाके जलवायु परिवर्तन के कारण, रेनफॉल के शैडो जोन में आने के कारण या जिस वजह के कारण उनको बारिश कम मिल रही है, उनका राइस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, वहां पे इरिगेशंस की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। जी सुमति, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? सर अभी जैसा आपने बताया कि इरेगुलर रेन के वजह से किसानों को बहुत भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीक का इसमें क्या मदद रहेगी? तकनीक किस तरीके से उनकी ही मदद कर सकती है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? तकनीकी तरीके से तो आप उनको कुछ इस तरीके, वो राइस का प्रोडक्शन है, या तो आप जैसे गवर्नमेंट उनको बिजली सब्सिडी दे रही है, समरसेबुल लगाने की छूट दे रही है, बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। और इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, यदि हम कहें कि टेक्नोलॉजी कुछ लगा के हम जलवायु परिवर्तन को कुछ मतलब फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में या उनकी पैदावार को, ऐसा कुछ अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपको ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, उनको मिटिगेट करने का, उनको रिड्यूस करने का नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे
हमेशा प्रयास होता रहता है और ये कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा एमिशंस को हम रिड्यूस कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉप जी। तो कॉप 26, 24, 25, 22 इसे हर साल 2 साल 3 साल पे इनकी मीटिंग होती है। उसमें यह कहा गया कि इस बार कार्बन का एमिशंस या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हमको इतना रखना है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ेगा तो फिर सारे मानवता के लिए, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए और जो एनिमल्स के लिए बाकी बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर उसके लिए इम्पैक्ट उसका बहुत नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर, ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्ट ये किस हद तक किसानों के लिए या आम सभी लोगों के लिए ये सहायक है और इसका हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सर? देखिए, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जमीन से करीब 5 या 10 मीटर की हाइट तक रहता है जी। और उसमें बेसिक मीटरोलॉजी के जो पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर हो गए, रेनफॉल हो गए, विंड स्पीड हो गए, विंड डायरेक्शंस हो गए, इसके उस पर सेंसर लगे रहते हैं। वो सेंसर क्या करते हैं, प्रति मिनट या प्रति घंटे उस डेटा को रिकॉर्ड करते रहते हैं। मतलब वहां पे टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन कितना है, उसको लेकर अगर कोई कहता है कि मैं फोरकास्ट करूंगा तो ये सरासर गलत बात है। ये फोरकास्ट जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अपना एक्सपर्टाइज है। देखिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 100 साल पुरानी संस्था है जी। और हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग मेट्रोलॉजी पढ़ के आए, मेट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को लगा के अगर कोई कहता है कि मैं इसको फोरकास्ट करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसमें वो आपको डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज दैट कि पटना की मैं बात करता हूं तो पटना में आप अगर 15 जगह पे या 20 जगह पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएंगे तो क्या होगा कि आज से वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अब आपके पास क्या होगा कि डेटा बैंक हो जाएगा जो पिछले 10 साल 15 साल का आपके पास डेटा रिकॉर्ड हो गया। उस डेटा के आधार पर फिर आप फोरकास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा लिया और कल से आपका फोरकास्ट करना शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजी रॉन्ग है। जी जी बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक और सवाल है, जीआईएस टेक्नोलॉजी। जीआईएस टेक्नोलॉजी होता क्या है और ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं सर, इसके बारे में बताएं। देखिए, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जी। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बेहतर से बेहतर किसी इलाके का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, किसी हिली एरियाज में बारिश जो हो रहा है टॉप हिल्स के टॉप पे भी हो रहे हैं और वैली में भी हो रहे हैं, लेकिन आप उसका एस्टिमेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर उस हिली एरियाज में अगर हिल के टॉप पे बारिश हो रही है तो वहां पे किस तरीके का स्लोप है, किस तरीके की अल्टीट्यूड्स का वेरिएशंस है, उसको अगर हम जीआईएस के थ्रू दिखा पाए तो हम बता पाएंगे कि कितनी ज्यादा बारिश हिली एरियाज में हिल के टॉप से नीचे आएगी। तो जीआईएस का यहाँ पे यूज हम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो हम बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शशांक है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। शशांक जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि बिहार के रीजन में अक्सर काफी गर्मी हो जाती है और बिन मौसम बरसात हो जाती है, तो जलवायु परिवर्तन और बिन मौसम बरसात का आपस में क्या रिलेशन है, अगर समझा पाए। बिल्कुल, बहुत गर्मी हो जाती है और बिन मौसम बरसात हो जाती है, तो जलवायु परिवर्तन से सर जुड़ा हुआ सवाल है ये। हाँ, ये आप कह सकते हैं ये जलवायु परिवर्तन का एक इंडिकेटर्स है और मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन आज नहीं है, जलवायु परिवर्तन बहुत पहले से होता आ रहा है। हमारी लाइफ, मैं दूसरी तरीके से बात करना चाहता हूँ या आपको समझाना चाहता हूँ, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अलग हो गई है जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर हम सब लोग इस बिहार के लोकेशन से सब हम लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम बचपन की याद करें तो लू जो चला करते थे बहुत ज़्यादा चला करते थे, अब लू बहुत कम हो गए हैं। आपके पास उस समय एसी नहीं हुआ करता था, आप छोटे पंखे को ऐसे से हिला के आप हवा भी करते थे, सब कुछ आप बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आपको आज क्या है कि आपको एसी में रहने की आदत हो गई है। एसी से जैसे बाहर आप एटमॉस्फेयर में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आपको बहुत अधिक पसीने होते हैं और फिर आपको लगता है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसी बात नहीं है, बात है कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि जिसके कारण आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये गर्मी हो गई है, ये बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है।
तो ये लोगों का अपना एक परसेप्शन है कि नहीं ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। आप लाइफ स्टाइल बदल के देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार कहते हैं कि आप लाइफ स्टाइल बदल के देखिए, आप जलवायु परिवर्तन को इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड लाइफ, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ओपिनियन था, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक नया सेंटर स्टैब्लिश किया है, जहां पे हम लोग क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट तो देखेंगे डिफरेंट एग्रीकल्चर, वाटर और डिफरेंट सेक्टर्स के साथ साथ, वहां हम ये भी देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट लाइफ स्टाइल पे कैसे हो रहा है और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जी, तो ऐसे कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस आप सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? लाइफ स्टाइल तो बहुत है जी सर। आप जैसे एसी का भरपूर यूज जो हम लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, उसका हेल्थ पे भी बहुत इंपैक्ट है। आप अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अगर हेल्थ पे भी देखेंगे तो एसी का इंपैक्ट, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताता हूं। आप घर में बिना एसी के सो के देखो, फैन के साथ सो के देखो, सुबह आप जब उठते हो तो थोड़ा फ्रेश फील करते हो। आप जब एसी चला के सो के सुबह में मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपके पूरे शरीर में थोड़ी सी दर्द महसूस होती है। ये मैं सब लोग ये इसको फील करते होंगे। तो एक तो आपको डायरेक्ट एक इम्पैक्ट दिखता है। आप कंटिन्यूअस आप एसी में रहोगे, बाहर निकलोगे तो आपको पसीने वगैरह ज़्यादा होंगे। तो थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी और मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। ये सब चीज़ें और मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी सी जो भोजन की जो स्टाइल है, थोड़ा वेजिटेरियन टाइप आप तरफ जाओगे तो आप लाइफ स्टाइल इस तरीके के चेंज करके आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर पाओगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800345617 सर, एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्योंकि अभी आपने कहा कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तो क्लाइमेट चेंज का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है सर? मेंटल हेल्थ पे हम लोगों ने भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा जी। हमारी यूनिवर्सिटी ने, मेरे डिपार्टमेंट ने और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने, दोनों ने मिलकर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें देखा था कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पे कैसे होता है। तो चूंकि बिहार में हमारा जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो दो बड़े आप कहते हैं डिजास्टर्स जो हैं, एक तो फ्लड है और दूसरा ड्राउट है। तो ड्राउट तो थोड़ा स्लो होता है, फ्लड का इम्पैक्ट बड़ा क्विक होता है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ बिहार जो है वो मोस्टली रिवर प्रॉन एरिया है जहां फ्लड जाते आते हैं इन कंपेयर टू दी साउथ बिहार में फ्लड्स थोड़े कम आते हैं जी। तो वो जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल फ्लड आने पे एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है, अगर आप उनसे पूछो तो उनके मेंटल हेल्थ आपको पता चलेगा किस तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। उनको चिंता होती है कि रोजी रोटी कहाँ से आएगी, उनकी चिंता होती है कि बच्चे फिर स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी चिंता होती है कि हमारे घर बह गए कैसे होते। तो ये एक सारी चीजें मिलके उनको मेंटल एगोनी जो होती है वो उनको देती है। बिल्कुल। तो ये तो क्लाइमेट चेंज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको दिखता है इसके ऊपर जी, खासकर किसानों को भी जिनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। आप देख लें कि क्लाइमेट चेंज के कारण और बारिश के अनयूजुअल पैटर्न होने के कारण किसान जो है, जो छोटे किसान है, वो क्या रहे हैं कि माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज के तरफ। तो गांव में खेती करने वाले लोग बिल्कुल कम हो जा रहे हैं, सारे के सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटी के ऊपर। सिटी के ऊपर क्या हो रहा है, सिटी के ऊपर लोड ज्यादा हो रहा है। सिटी का लोड होने के कारण क्या होता है, जो नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन जो ग्राउंड वाटर का हो रहा है वो बहुत ज्यादा नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है ग्राउंड वाटर का। लोग जब सिटी की तरफ आएंगे, लोड बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट सिटी लेवल पे भी हो रही है। जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के विषय पे और हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर प्रधान पार्थ सारथी, जिन्होंने हमें बेहद अच्छी जानकारियां दी हैं। आज काफ़ी कुछ जानने को मिला। सर, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम जानकारियां साझा किया आपने, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।